नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं है और अब चुनाव की नजदीकियों के बीच में सियासी दल पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। बीजेपी जहां अपने दल को मजबूत करने में लगी है, लगातार संगठन का विस्तार कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस में अभी सब कुछ सही नजर नहीं आ रहा, या फिर हम यूं कहें कि कांग्रेस में अंतरकलह चुनाव नजदीक आने के बावजूद भी कम नहीं हो रही। अब कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने अपनी ही पार्टी की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए। पार्टी संगठन में ओबीसी को नजरअंदाज करने का आरोप लगाते हुए कैप्टन अजय यादव ने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने की धमकी दे दी और यही नहीं, पूर्व मंत्री ने चुनाव के लिए मांगे जा रहे आवेदन पर भी सवाल खड़े कर दिए। अब कैप्टन अजय यादव की नाराजगी पर प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ने बात कही और ऐसे में सवाल यहां पर यह उठता है कि पार्टी में कलह के बीच में कांग्रेस आखिर कैसे चुनाव में बीजेपी को टक्कर देगी? क्या कांग्रेस संगठन में ओबीसी को नजरअंदाज किया जा रहा है? और कैप्टन अजय यादव चुनाव नहीं लड़ने की चेतावनी आखिर क्यों दे रहे हैं? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। आवेदन लेने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो प्रदेश इलेक्शन कमेटी है, राजस्थान के अंदर जो प्रदेश इलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं, हर 2 मेंबर को 3-3 जिले दिए हैं, वो वहां जाकर समीक्षा करें। तो प्रदेश इलेक्शन कमेटी बनाने का औचित्य क्या है? एप्लीकेशन तो तब मांगी जाती है अगर 80-90 सीटें हों। 10 सीटें हैं गिनती की हरियाणा में, और उसके लिए भी आपको एप्लीकेशन लेने की जरूरत है क्या? तो और जो प्रदेश इलेक्शन कमेटी की जो गठन है, उसके अंदर जो पिछड़ा वर्ग के लोग दिए गए हैं, उसमें मेरे से कोई सलाह नहीं देगी। पार्टी को 3-4 लोगों की थोड़ी ना है, ये 36 बिरादरी की पार्टी है और इसमें SC ST OBC माइनॉरिटी के चेयरमैन को स्पेशल इन्वाइटी होना चाहिए था प्रदेश इलेक्शन कमेटी में। और ये बात हमने जो हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन अध्यक्ष हैं खड़गे जी, उनसे मिले थे हम लोग, चेयरमैन चारों SC ST OBC माइनॉरिटी के चेयरमैन मिले थे। हमने कहा था एज स्पेशल इन्वाइटी इनको जगह मिलनी चाहिए। उन्होंने इन प्रिंसिपल माना, लेकिन आज तक उनकी बात पे अमल नहीं हो रहा। राहुल जी ओबीसी की बात कर रहे हैं, SC ST की OBC की बात कर रहे हैं, लेकिन जो वो कह रहे हैं उनके डायरेक्शन के मुताबिक काम नहीं किया जा रहा, पलीता लगाया जा रहा है। ओबीसी मोर्चा को भी कहीं ना कहीं संगठन में अभी तक कोई जिम्मेदारी इनको दरकिनार किया जा रहा है। उन्होंने उसको लेकर नाराजगी जताई थी। वही उनका एक ये बात भी कही कि हर किसी से एप्लीकेशन लिए जा रहे हैं, संगठन कमजोर है। क्या अगर ऐसे बयानों को आप देखते हैं किस तरीके से? मैं कोई प्रेस बयान के पर संज्ञान नहीं ले लेता हूँ। आप तो कई चीजें छपते हैं, छपाई जाती है। आई डोंट गिव एनी कॉग्निजेंस टू। वो 1-to-1 मुझसे क्या बात करते हैं उसके बारे में बात। कैप्टन अजय यादव ने कहा है कि उनका दम है हमारे, उनसे बात करो। कैप्टन अजय यादव ने कहा है कि उनका दम है हमारे, उनसे बात करो। कैप्टन अजय यादव ने कहा है कि उनका दम है हमारे, उनसे बात करो। कैप्टन अजय यादव ने कहा है कि उनका दम है हमारे, उनसे बात करो। कांग्रेस पार्टी गुटबाजी में उलझ करके रह गई है। वहाँ संगठन नाम या लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है। वहाँ पर परिवारवाद है, वहाँ पर आपसी गुट है। वहाँ कहीं हुड्डा का गुट है, हुड्डा के 10-20 लोग हैं, और कहीं SRK के ग्रुप के कुछ लोग हैं। वो आपस के अंदर एक मंच पर नहीं बैठ सकते। उनकी लड़ाई वो ये है कि कुर्सी कौन लेगा। कांग्रेस के अंदर ये जबरदस्त लड़ाई इस बात को लेकर के है कि कुर्सी के ऊपर कौन बैठेगा। उसमें SRK बैठेगा, उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा बैठेगा, और बैठने के बाद ये कुर्सी हथियाने के बाद ये हथियाने का काम करते हैं। अब तो झूठ बोल लेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लॉलीपॉप देने का काम ये कांग्रेस के लोग करते हैं।
पूर्व में मंत्री भी रहे हैं और जिस तरह की बात वो कह रहे हैं उसके बाद जाहिर है कि ये सवाल उठने लाजमी है कि एक तरफ तो अब चुनावों में वक्त ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस तरह की अगर बयानबाजियां हो रही हैं तो जाहिर है कि जिस पार्टी के नेता हैं उन पार्टी को इसका नुकसान ज़रूर हो सकता है। हालांकि अब चाहे आप दीपक बाबरिया को सुने या भूपेंद्र हुड्डा को सुने, उन्होंने कहा कि वो इस विषय पर बात करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं तो जाहिर है कि ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, वो भी ऐसे समय में जब कांग्रेस बार बार ये कह रही हो कि इस बार जनता कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाने वाली है। तो फिर उनके नेताओं के बयान को कैसे देखें? आज की बहस के कुछ सवाल पर नजर डालते हैं, उसके बाद आज की सहन चर्चा में आगे बढ़ेंगे। सवाल सबसे अहम यही है कि कलह जारी है, कांग्रेस आखिर चुनाव की कैसे करेगी तैयारी? अब कलह के बीच में बीजेपी को कैसे टक्कर देगी कांग्रेस? ओबीसी को नजरअंदाज क्या कांग्रेस वाकई में कर रही है? और कैप्टन अजय यादव ने आखिर क्यों चुनाव न लड़ने की चेतावनी दी है? तो अहम सवालों के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। अभी फिलहाल कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रवीण अत्रे जी, आपका इस चर्चा में स्वागत है। अमनदीप केसरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से। अमनदीप केसरी जी, आपका स्वागत। केसी मलकानिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। केसी मलकानिया जी, आपका भी स्वागत है। और थोड़ी देर में मुझे बताया गया रविंद्र ढुल जी भी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़ेंगे, उनका भी हम रुख करेंगे। तो शुरुआत प्रवीण जी आपसे ही करते हैं, क्योंकि अभी हम लोग सुन रहे थे और जो बात कैप्टन अजय यादव ने कही और खासतौर से इंडिया न्यूज के साथ बातचीत में उन्होंने इस बात को बड़े स्पष्ट तौर पर कहा कि ओबीसी को नजरअंदाज किया जा रहा है, कांग्रेस किसी 4 लोगों की पार्टी नहीं है, आला कमान को सही रिपोर्ट नहीं भेजी जा रही, सबसे आवेदन मांगे जा रहे हैं और अगर ऐसा ही रहा तो मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। कैसे देखते हैं आप इस बयान को प्रवीण जी? देखिए आयुष भाई, कांग्रेस के नेताओं की सिर्फ उतोवल, कांग्रेस की गुटबाजी तो जग जाहिर है। हम लगातार देख रहे हैं जिस तरह से एक तरफ भूपेंद्र हुड्डा का गुट है, दूसरी तरफ एसआरके, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी और शैलजा जी का गुट है, और एक कहीं ना कहीं गाये बगाए कैप्टन अजय यादव भी जो है वो अपनी एक अलग आवाज जो है निकालते रहते हैं। और ये कांग्रेस का हाल हम लगातार देख रहे हैं। हमने तो देखा है कि कांग्रेस के नेताओं की सिर्फ उतोवल इस कदर तक भी गई है कि आपस में मारपीट भी हुए हैं। आपको याद होगा अशोक तंवर के साथ अध्यक्ष रहते हुए जो हुआ था। लेकिन कैप्टन अजय यादव को आज नजर आया कि कांग्रेस ओबीसी वर्ग को नजरअंदाज कर रही है। हालांकि कांग्रेस का इतिहास रहा है आयुष भाई, जब से देश आजाद हुआ कांग्रेस सत्ता में रही है। आप तब से अगर नजर डालेंगे तो ये पाएंगे कि कांग्रेस हमेशा ओबीसी वर्ग की विरोधी रही है। 55 साल लगातार ओबीसी वर्ग ये मांग करता रहा कि जो ओबीसी कमीशन है उसको वैधानिक दर्जा दिया जा सके, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जा सके। लेकिन कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए ओबीसी कमीशन को वैधानिक दर्जा नहीं दिया था। जब मोदी जी 2014 में सत्ता में आए तब जाके ये कदम उठाया गया। और कमाल चीज ये है कि जब सरकार पार्लियामेंट के अंदर जब इस विषय को लेके आई तो कांग्रेस ने पार्लियामेंट में इसका विरोध भी किया। एक और उदाहरण देता हूं कि राजीव गांधी जी, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर ओबीसी आरक्षण का विरोध किया था। ये ऑन रिकॉर्ड की चीज है। तो इन चीजों से एक बात स्पष्ट पता लगती है, काका कालेंकर कमीशन की रिपोर्ट कांग्रेस ने लागू नहीं की। यहां से पता लगता है कि कांग्रेस ओबीसी वर्ग की विरोधी है। और अगर आप ध्यान देंगे यूपीए 2 के अंदर जो केंद्रीय मंत्रिमंडल था उसमें केवल एक मंत्री ओबीसी था। कांग्रेस का ओबीसी विरोधी होने का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा, जबकि आज मोदी जी के मंत्रिमंडल के अंदर 29 मंत्री ओबीसी वर्ग से आते हैं। ओबीसी नहीं, लेकिन प्रवीण जी अगर हम लोग पुरानी बातों में ना भी जाएं, वर्तमान परिस्थिति में भी देखें तो राहुल गांधी तो बराबर एक तरफ वो जाति जनगणना की बात करते हैं, दूसरा वो ये पूछते हैं साहब ये बताइए कि आप यहाँ कितने ऐसे अधिकारी हैं जो ओबीसी वर्ग से आते हैं, और दूसरी उनकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस ओबीसी को नजरअंदाज कर रही है। कि विरोधाभास किस ओर दर्शा रहा? नहीं, ये विरोधाभास तो राहुल गांधी जी के बयानों में था। जब राहुल गांधी जी ने ये सवाल किया था कि कितने अधिकारी ओबीसी वर्ग से आते हैं, तो उनसे ये बताया गया कि जिन सेक्रेटरी लेवल के अधिकारियों की आप बात कर रहे हो वो सारे 92 से पहले के कैडर के। उस वक्त आप लोग सत्ता में रहे, तो आप ही बताइए कि आपने कितने ओबीसी वर्ग से अधिकारी लगाए थे। ये तो सीधा सवाल राहुल गांधी के ऊपर आ गया था, कांग्रेस के ऊपर चला गया था। मतलब जब आप सत्ता में रहे आप ओबीसी विरोधी रहे। आज आप ये ढोंग करने का प्रयास कर रहे हो, आप झूठ बोलने का प्रयास कर रहे हो, और केवल इसलिए क्योंकि कांग्रेस का राजनीतिक अस्तित्व खत्म होने के ऊपर है। तो कांग्रेस अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इस तरह का ढोंग जरूर करने का प्रयास किया। लेकिन जब कांग्रेस की सच्चाई कांग्रेस के सामने आती है, ओबीसी वर्ग कांग्रेस से ये सवाल पूछता है कि मोदी जी सत्ता में आते हैं तो विश्वकर्मा योजना जैसी योजना लेके ओबीसी समाज को सम्मान देते हैं जी। आप लंबे समय तक सत्ता में रहे तो आपने क्यों नहीं ये काम कर दिया? जब उनसे एक सवाल पूछा जाता है कि आपने बाकायदा सार्वजनिक मंचों से राहुल गांधी जी ने मोदी सर का सरनेम के जरिए पूरे ओबीसी समाज का बेइज्जती की थी, ये तो हम सब जानते हैं किस तरह से उन्होंने पूरे ओबीसी समाज की बेइज्जती की थी।
देखिए, कांग्रेस ने पार्लियामेंट से लेके पंचायत तक सब जगह चुनाव लड़े, पंचायत के चुनाव भी लड़े, विधानसभा भी लड़े, लोकसभा भी लड़े, लेकिन कभी ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने के विषय में सोचा? ना तो कभी पंचायत में आरक्षण देने का सोचा, ना विधानसभा में, ना पार्लियामेंट। तो कांग्रेस की सोच ही ओबीसी वर्ग विरोधी रही है। जब ओबीसी वर्ग के आरक्षण की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है और ओबीसी वर्ग की इस मांग को मानते हुए उसके ऊपर काम करती है। लेकिन कांग्रेस लगातार सत्ता में रहती रही और ओबीसी वर्ग की अनदेखी करती रही। आज जब वो देखिए, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट था, ओबीसी समाज की एक बड़ी डिमांड रहती थी कि मेडिकल कॉलेजेस के अंदर भी ओबीसी समाज को आरक्षण मिल जाए। क्यों नहीं कांग्रेस ने उस मांग को पूरा कर दिया? तो भारतीय जनता पार्टी ने आगे जब ये काम किए और जब कांग्रेस को ये एहसास होना शुरू हो गया कि आपका जो ओबीसी विरोधी मानसिकता है, जो आप लगातार ओबीसी वर्ग के विरोधी रहे हो, उस मानसिकता को जनता समझ चुकी है। इसलिए राहुल गांधी ने अपने बयान के जरिए ढोंग करने का प्रयास किया, लेकिन हुआ ये कि जो बयान दिए वो भी उल्टे उनके ऊपर पड़ गए, सवाल उन्हीं से पूछे जाने लगे। तो ये कांग्रेस की मानसिकता है। और जहां तक आपने एक सवाल रखा था कि भारतीय जनता पार्टी से कैसे लड़ेगी कांग्रेस, देखिए आयुष भाई, कांग्रेस इस स्थिति में नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सके। भारतीय जनता पार्टी एक संगठित राजनीतिक दल है। हमारे पास एक डिसिप्लिन के अंदर रहने वाला एक संगठन है। हमारे कार्यकर्ता जमीनी स्तर पे जनता के हित में काम करता है। कांग्रेस के लोग तो आपस में जूतम पैजार में जुड़े हुए हैं। अभी आपने देखा होगा, आपके प्रवक्ता ने दीपक बावरिया जी से सवाल पूछा कैप्टन अजय यादव के बयान पे, लेकिन उनका जवाब बड़ा अजीब था कि मैं बयान पे बात नहीं करूंगा। मतलब वो उनके बयान को इधर किनार करने का प्रयास कर रहे हैं। हुडा साहब से जब सवाल पूछा आपके कॉरेस्पोंडेंट ने, तो हुडा साहब का जो जवाब था वो बड़ा हास्यास्पद था। मतलब कांग्रेस के नेता अपने अलावा दूसरे को देखना ही नहीं चाहते, दूसरे की बात ही सुनना नहीं चाहते। तो स्वाभाविक ऐसे राजनीतिक दल का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। रविंद्र जी हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, मैं सोच रहा हूं आज अब उनसे रिएक्शन ले लेता हूं। रविंद्र जी, स्वागत आपका चर्चा में। रविंद्र जी, कैप्टन अजय यादव के साथ बातचीत हम लोगों ने की, उन्होंने बड़े स्पष्ट तौर पर साफ लफ्जों में कहा कि ओबीसी की आप लोग नजरअंदाज आप उनको कर रहे हैं और ओबीसी वर्ग का कांग्रेस ख्याल नहीं रख रही, और इसलिए वो अगर यही माहौल रहा तो फिर वो लोकसभा का चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। कैसे देखें हम लोग इस बयान को? देखिए, उनका निजी मत है। कांग्रेस पार्टी से किसी भी प्रकार का जो है तो वो जो इसलिए नहीं देगी क्योंकि ये बिल्कुल उनकी जो शब्दावली है, जो शब्दावली पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी की अपनी नीतियां जो है उसके ही खिलाफ चली जाती हैं। लेकिन क्योंकि हमारे वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के अंदर बोलने की आजादी, उन्होंने सार्वजनिक मंच पे अपनी बात रखी है, तो कांग्रेस पार्टी इसके ऊपर विचार करेगी। यदि वे किसी जगह पे असहमत है तो असहमति के ऊपर बात करने का प्रयास किया जाएगा। जहां तक बात ये आती है भी कांग्रेस ओबीसी की विरोधी है या कांग्रेस ने कभी भी ओबीसी के नेताओं को कोई सम्मान नहीं दिया, तो ये तो पूरी तरह से झूठ है। मेरे सामने कम से कम 10 से 15 नाम तो मैं ऐसे गिनवा करके बैठा हूँ, लिख करके बैठा हूँ। चाहे इस देश के पहले ओबीसी मुख्यमंत्री हों, वो भी जो है दारोगा प्रसाद राय थे, वो भी हमारे कांग्रेस ने बनाए। कांग्रेस में वर्तमान जो है हमारे निर्वाचित जो अध्यक्ष है वो एससी वर्ग से आते हैं। इसके अलावा जो है कांग्रेस की सरकार कहाँ है? कांग्रेस की सरकार कर्नाटका में है, सिद्धारमैया जी ओबीसी वर्ग से आते हैं। तेलंगाना में है रेवंत रेड्डी जी, वो भी ओबीसी वर्ग से आते हैं। पहले राजस्थान के अंदर सरकार थी अशोक गहलोत जी, वो भी ओबीसी वर्ग से आते थे। और उसके अलावा जो आपके छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल, वो भी ओबीसी वर्ग से आते थे। अब कहना, एजेंडा, प्रोपेगेंडा, उन चीजों में फर्क होता है। ये कहना कि भी हमने विरोध किया या विरोध करते रहे हैं या विरोध करना हमारी तासीर में है, तो विरोध पता है कैसे लेकिन होता है? साहब, अभी तो ये बात प्रवीण जी ने तो उस बयान के रिएक्शन पर दी जो आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं। रोल साहब, भाई कैप्टन अजय यादव तो भारतीय जनता पार्टी के नेता है नहीं। उनकी बात को हमने सुना, उनसे बात कर ली जाएगी पार्टी के मंच पर, उन्हें सेटिस्फाई कर दिया जाएगा। मैं तो उनको ऐसी बात क्यों बोलनी पड़ी डोल साहब? यही तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आखिर ऐसी बात वो क्यों बोल रहे हैं? कुछ तो हो रहा होगा, कुछ तो नजरअंदाजगी हुई होगी, तभी तो वो इतनी बड़ी बात बोलेंगे ना। इतने सीनियर नेता हैं डोल साहब, वो इतने सीनियर नेता हैं, उनको पता है कि वो जो बयान दे रहे हैं उसका रिएक्शन क्या होगा। डोल साहब देखिए, वो ऐसा नहीं कि कोई नए नेता, पार्टी वर्क में बात करेंगे ना कि टीवी डिबेट में। मुझे भाजपा प्रवक्ता की बात का उत्तर यदि आप देना चाहते हैं तो अच्छी चीज है, वरना मैं डिबेट छोड़ देता हूँ, कोई मतलब नहीं इन बातों का। अरे डुल साहब, मैं तो आपकी पार्टी के नेता के बारे में आपसे सवाल ना पूछूं। मेरे को बोलने नहीं, आपकी पार्टी के नेता के बारे में आपसे सवाल ना पूछूं और आप फिर आप ये कहेंगे कि आप डिबेट छोड़ देंगे। सवाल भाई आज आपकी पार्टी के नेता के बयान पर सवाल है। मैं बोल रहा हूं, आप बोलने देंगे या आप अपनी बोलेंगे? मैं आपसे सवाल तो पूछूंगा ना डुल साहब। अरे बोलिए, मेरे बोलने के मैं यही तो पूछ रहा हूं ना आपसे कि आपकी पार्टी के नेता क्यों कह रहे हैं ये बात। अरे मैं ये कह रहा हूं उनको कि यदि असहमति है उनसे बात करेंगे पार्टी स्तर के ऊपर, ना कि टीवी डिबेट के अंदर।
तो वो क्या क्यों भाजपा पब्लिक के प्लेटफॉर्म पे भाजपा कह के रहे हैं ये पार्टी के बात? नेता नहीं कहते? क्या झारखंड के अंदर नहीं भाजपा नहीं, ने तो वो ओबीसी ये बात आरक्षण भी, को वो अगर ऐसा ही 27% होता, से ढुल घटाकर साहब एक 14% सेकंड, नहीं ढुल किया? साहब देखिए, क्या ठंडे दिमाग से क्या मेरा सवाल भाजपा सुनिए ना, ने आप मैं झारखंड के समझ गया, अंदर ओबीसी आप कह रहे हैं आरक्षण कि आप को उनसे बात 27% करेंगे, मैं ये कह रहा हूं कि घटाकर पब्लिकली उनको ये 14% बात क्यों नहीं बोलनी किया? पड़ी? मैं पब्लिकली आपसे एक उनको ये बात बात पूछ क्यों रहा बोलनी हूं, पड़ी ढुल क्या साहब? भाजपा ने ऐसा क्यों किया? मैं अरे ढुल आपसे भी साहब, पूछ रहा हूँ। आयुष भाई, ढुल अगर आप साहब, कहें मैं तो ये अब कह रहा ये हूं कि बताएं ना, आपके पार्टी के इन्होंने नेता को इन्होंने सेंट्रल पब्लिकली, यूनिवर्सिटीज के अंदर से ओबीसी वर्ग की आपकी सीटों का पार्टी के आयुष नेता भाई, अगर आप को कहें तो। पब्लिकली ये बात क्यों कटौती कहनी की? पड़ी? ये बताएं। वर्तमान में कांग्रेस में जितने भी मुख्यमंत्री हैं, जितने भी राज्यों में सरकार है, हर जगह पे ओबीसी के वर्ग मैं के जवाब देना मुख्यमंत्री हैं। चाहूंगा, अगर 1 मिनट इनको मुझे मिल पता जाए। ही नहीं है यदि तो भारतीय मैं जवाब जनता देता पार्टी हूँ। के लोगों को, तो इनसे तो वर्जन लेने का कोई नहीं मतलब ही नहीं, नहीं हम बनता है। भारतीय जनता हमारी पार्टी पार्टी के के लोगों नेता है, का हम उनसे एक बात सवाल कर बहुत लेंगे, सीधा, रविंदर जी या फिर एक टीवी मिनट डिबेट के अंदर बैठ रविंदर जी, करके मेरी तो बात बात का जवाब करेंगे। दे रहे हो अरे तो भाई, रविंदर उन्होंने जी, मेरी टीवी बात पर का ही ये जवाब बात दे रहे हो बोली है ढुल ना। तो साहब। मैंने तो सीधा सवाल किया है रविंदर जी, मैंने सीधा ये पूछा है कि आपने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा क्यों नहीं दिया मैंने भी था। सीधा मैंने सवाल बड़ा किया सीधा है सवाल पूछा कि है क्या कि झारखंड राजीव के गांधी अंदर, ने क्या ओबीसी आरक्षण झारखंड का के अंदर विरोध क्यों भाजपा किया। की सरकार ने मैंने बड़ा ओबीसी सीधा कोटे सवाल को आपसे ये 27% पूछा से कि घटा पंचायत करके से लेके लोकसभा तक 14% किया ओबीसी है या वर्ग नहीं को किया है? आरक्षण क्यों नहीं दिया आपने, जो आपने दिया। मैं भी बड़ा तो सीधा सवाल जवाब पूछ पूछ रहा हूँ। आप अगर मेरी बातों का जवाब देना चाहते हो तो इन बातों सर का आप, जवाब मैं दे भी दीजिए। सीधा अब मैं प्रश्न पूछ रहा झारखंड हूँ, वाली क्या बात झारखंड में भाजपा ने सुन लीजिए, झारखंड में झारखंड वाली सरकार बात का होते जवाब हुए देता हूँ। आपने जो 27% से झारखंड सुन घटाकर लीजिए। 14% किया अरे था भाई, या मैं नहीं उसका किया जवाब था? दे रहा हूँ भाई, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, सुन लीजिए। हाँ आप मेरी बताइए, बातों का जवाब 27% से आप घटा के 14% क्यों आपने किया मेरे था सवालों का झारखंड में? जवाब नहीं दिया, मैं देने को तैयार हूं, पर सुन लीजिए। हाँ हाँ मैं बताइए हैरान इस आप। बात में हूँ, पिछले 5 साल से कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ सरकार चला रही है झारखंड में, और रविंदर जी सवाल मुझसे पूछ रहे हैं के साथ, और जबकि भाजपा राजस्थान सरकार ने में किया, पिछली सरकार ने, हमने तो उसे रीस्टेट किया है। राजस्थान के अंदर 12% आरक्षण करने वाले लोग आप हो। 7 जिलों चलिए, में तो बात आपने हरियाणा की हो रही थी, आरक्षण पहुंच गए भाई करना भी झारखंड। नहीं मैं दिया। तो ये चाह रहा हूं और कि आप मुझसे कैप्टन सवाल अजय पूछ यादव रहे ने हो। ऐसी बात मैंने क्यों आपसे कही, सवाल अब वो पूछे कह थे रहे हैं कि राजीव टीवी गांधी डिबेट में ये इसका कैप्टन जवाब अजय नहीं देंगे। यादव ने ये कमाल बात की क्यों बात यह कही? है आप कि उनसे कैप्टन फोन अजय यादव लगाइए, टीवी उनसे डिबेट फोन पे में ही यही पूछिए, बात मैं कह के कैसे गए। बताऊंगा? चलिए एक सेकंड, मैं एक सेकंड। कांग्रेस का वर्जन रख रहा हूँ, मैं कैप्टन साहब नहीं का वर्जन नहीं रख रहा हूँ। नहीं नहीं, कैप्टन अजय उनसे यादव फोन पे ने ये पूछिए, बात आप आखिर ये कही बात तो कीजिए। टीवी पर ही है ना। मैं अगर कैसे उनको बताऊंगा इतनी उन्होंने ये उधर बात क्यों उनको की? इतनी शिकायत थी तो वो आपकी पार्टी के प्लेटफॉर्म पर ये बात रखते। लेकिन अगर वो टीवी पर ये बात कहेंगे ये तो सवाल उनसे तो पूछिए टीवी ना, पे ही उन्होंने पूछा जाएगा पार्टी ना। प्लेटफॉर्म पे बात क्यों नहीं रखी? मैं कैसे आप बताऊंगा? आपकी पार्टी के हाउ नेता आई हो एम ना। रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेटमेंट सर? रविंदर जी, कैप्टन साहब आपकी पार्टी के नेता है ना, और आप पार्टी के बिल्कुल है। प्रवक्ता हो, कमाल है। कौन देगा? तो हम पार्टी के वर्जन रविंद्र रख रहा ढोल हूँ, मैं साहब, कैप्टन साहब का आप वर्जन पार्टी नहीं की है। बात मुझसे रखेंगे, पूछे पार्टी कैप्टन के ही साहब तो ने नेता है कहा ना है, वो। तो भाई, कैप्टन हुड्डा साहब साहब ने पूछ कही रहे है और तो इतनी कैप्टन बड़ी साहब बात बताएंगे कह ना, रहे हैं हम कि कैसे भाई बताएं? ओबीसी को आप लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। ये मैं तो कह कैप्टन रहा हूँ साहब कि कह रहे हैं। भाजपा नजरअंदाज कर रही है, भाजपा अरे की तो बात कैप्टन बताइए साहब मैंने। ने हम रविंदर भाई, जो यदि बात ओबीसी को कैप्टन हम साहब कह रहे हैं नजरअंदाज उसको तो करते, आप हमारे बोलते सभी हैं, मुख्यमंत्री ओबीसी वर्ग से नहीं आते। और जो हम सवाल पूछ रहे हैं आप यदि उनका हम जवाब ओबीसी को आप कैप्टन नजरअंदाज साहब को करते, जवाब दे हमारे रहे हो। मुख्यमंत्री आप नहीं नहीं, ओबीसी से ठीक नहीं है, आते चलिए। सर। अब ये तो कैप्टन अजय यादव को आपको समझाना है ना, भाजपा को तो समझाने से तो हमें कोई समझा फायदा है दूंगा नहीं। सर, आपसे क्यों ये बात तो बता, कैप्टन मैं अजय यादव आपको को क्यों पता बता होगी रहा ना कि हूँ? आपने इतनी जगह मैं पर समझा मुख्यमंत्री दूंगा ना ओबीसी के उनको। बना रखे तो भैया, हैं। और वो समझ कमाल गए, यह है हमारी कि पार्टी कैप्टन के अजय वरिष्ठ यादव ये नेता है। कहते हैं कि आपने ओबीसी को नजरअंदाज किया। तो वो बीजेपी कह के रहे हैं नेता ना, ने वो थोड़ी ना उनसे कहा कि आपने पूछिए कि वो कैप्टन, क्यों कह रहे हैं। कैप्टन अजय यादव कह रहे हैं ना। ढोल तो साहब, जो उनसे बात पूछिए आपने क्यों कह बताई रहे हैं कि वो। इतने सारे मुख्यमंत्री आपने बना हमने कहा रखे हैं मना किया ओबीसी इस के, चीज से। इतने नेता आपके ओबीसी वर्ग के हैं, फिर भी कैप्टन अजय यादव कह रहे हैं कि आपने भाई ओबीसी को तो ये नजरअंदाज कर दिया। कैप्टन साहब जानेंगे ना, उनके प्रवक्ता से बात कीजिए, कांग्रेस के प्रवक्ता से मत पूछिए आप। कमाल है। वो आप अच्छा, कांग्रेस के कैप्टन नेता अजय हो। यादव का अलग प्रवक्ता है, कांग्रेस के ठीक नेता है। है या नहीं, नहीं है? आप पूछिए, वो ठीक है, कैप्टन साहब को अमनदीप केसरी पूछिए जी। उन्होंने क्यों कहा। आप ये बताइए जी। कि इस बारे में कांग्रेस का क्या मुझे एक कहना बात है। बताइए, मैं रविंद्र भाई, कांग्रेस का मुझे ये वर्जन कह दीजिए रखूंगा, मैं कैप्टन कैप्टन अरे साहब का उन्होंने वर्जन नहीं उन्होंने रखूंगा। साफ साफ कहा कि हम आपकी पार्टी नहीं है में कुछ विरोधी, नेता ऐसे हैं जो हम कि ओबीसी को समाज नजरअंदाज का कर रहे सम्मान भी हैं। करते हैं नजरअंदाजगी और हो हमने रही है, उनको कांग्रेस हक
कोई जिताने 4 का, लोगों की हाथ पार्टी मिलाने नहीं का काम है। किया है। आलाकमान को आप लोग सही रिपोर्ट नहीं दे कैप्टन रहे हैं, साहब बहुत क्या सारी कहते बातें हैं कही वो उन्होंने। बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। अमनदीप केसरी जी, ठीक है, जी 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 आयुष जी। अमनदीप केसरी जी, कैप्टन जय जी यादव कह रहे हैं जी कि भाई नाराजगी है, ओबीसी को नजरअंदाज किया जा रहा है प्रदेश के अंदर, कैसे देखते हैं इस बयान को? जी आयुष जी, देखिए खाली एक वर्ग की बात नहीं है, और कांग्रेस की जहां आप बात कर रहे थे और जो बार बार आप जवाब मेरे साथी प्रवक्ता से लेना चाहते थे, देखिए कांग्रेस के सभी नेता इस मतलब बरसाती मेंढक की तरह वो जमीनी स्तर पे नहीं है, वो अलग अलग वर्ग से। अब अगर अशोक तंवर की पहले बात करें, वो कह रहे थे कि एससी वर्ग को सम्मान नहीं दिया गया पिछले विधानसभा चुनाव में, उन्होंने एकदम इस्तीफा दिया, पार्टी छोड़ करके गए। असल में कांग्रेस के साथ दिक्कत ये है कि कांग्रेस के अंदर इतनी ज्यादा गुटबाजी है, और हरियाणा की अगर हम बात करें, एक बात साफ बिल्कुल जाहिर हो चुकी है कि हरियाणा के अंदर जो जनता है वो मौजूदा सरकार से इतनी ज्यादा त्रस्त है कि हर हालत में इसको बदलने का मौका देख रही है, ये सबको पता है। ये मौका भागते हुए अब कांग्रेसी जो बरसाती मेंढक है वो हर तरफ से निकल कर बाहर आए हैं।
वो सारे वर्गों के आप देख रहे हैं, तरह तरह के गुट बन गए हैं, तरह तरह की यात्राएं चल रही हैं। तो हर कोई आदमी जो कांग्रेस का है वो ये कह रहा है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, क्योंकि वहां पर जो है कोई एक मत और एक राय नहीं है। इस जो खिचड़ी है ना, उसको हरियाणा प्रदेश की जनता भली भांति देख रही है, और इससे बड़ा साफ नजर आ रहा है कि ये लोग जनता की भावनाओं से अनुरूप होकर नहीं बाहर निकल रहे। ये तो कुर्सी की त्रस्त है, इसलिए अपना अपना दावा जता रहे हैं। और ये सब हो इसलिए रहा कि हरियाणा प्रदेश की जनता जो मौजूदा सरकार से बहुत बुरी तरह त्रस्त है। कोई भी वो मौका, अगर आप पिछली विधानसभा के चुनाव का देखें, उपचुनाव हरियाणा प्रदेश के अंदर हुए हैं, पंचायतों के चुनाव हरियाणा प्रदेश के अंदर हुए हैं, फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हरियाणा प्रदेश के अंदर हुए हैं। तो जो मौजूदा सरकार है उसको जनता ने पूरी तरह नकारा है। कांग्रेस के अंदर किसी भी वर्ग का जो नेता अपने आप को स्वयंभू किसी वर्ग का नेता कहते हैं, वो उस वर्ग के भी नहीं है, वो केवल और केवल कुर्सी मात्र के नेता हैं। और ये सब एक खाली ओबीसी वर्ग नहीं है, हर तरह के वर्ग के साथ अनदेखी है दोनों राष्ट्रीय पार्टियों में, क्योंकि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों में कहीं पर भी कोई लोकतांत्रिक विचारधारा नहीं है। वहां पर डिसीजन मेकिंग एक अलग सी बॉडी है। कांग्रेस के अंदर केवल वो गांधी परिवार है, और जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है वो नागपुर में संघ परिवार है। वहां पर डिसीजन होती है धरातल पर। इसीलिए यही कारण है कि इनके नेता लोकप्रिय नेता नहीं है। पार्टी में भाई आला कमान की तो कौन सी ऐसी पार्टी जहां नहीं लगती हो और कोई कार्यकर्ता डिसाइड कर दे कि ऐसा हो जाएगा? हर जगह है वैसा। अमनदीप जी, जो जिस तरह से आप अपने आप को डिफेंड करेंगे, प्रवीण जी अपने आप को कर लेंगे और रविंद्र जी अपने आप को कर लेंगे, सारी पार्टियों में। मैं आपकी इसी बात का जवाब देना चाह रहा हूं। लेकिन आला कमान, क्या आपने देखा है हमारे आला कमान की तरह कि वो उसको आम जनता भी उन तक पहुंच सके? क्या भारतीय जनता पार्टी के संघ कार्यालय में या संघ प्रमुख तक एक आम नागरिक हरियाणा प्रदेश का अपनी बात रख सकता है? क्या गांधी परिवार के अंदर क्या एक आम, वहां तो बड़े बड़े मुख्यमंत्रियों को समय नहीं मिलता क्या? लेकिन आला कमान वो ठीक है, लेकिन हमारी आला कमान तो आम जनता के लिए बिल्कुल हमेशा, चाहे सरकार की समय हो, एक आम जनता से बिल्कुल जुड़ाव रख करके और बिल्कुल धरातल पर काम करते हैं। आप दोनों पार्टियों में हरियाणा प्रदेश में देखिए, क्या मुख्यमंत्री मनोहर लाल लोकप्रिय नेता है? क्या कांग्रेस के पास लोकप्रिय नेता है जो उनसे जो ये कह सके जो जनता प्रिय? अरे वो दोनों पार्टियों के जो शीर्ष नेतृत्व है वो 5-5 साल तक बाहर नहीं निकलते। कोई दिल्ली में डेरा जमाए रहता है, कोई कहीं और रहता है। अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो उसी समय बरसाती मेंढक की तरह निकलते हैं जब चुनाव आता है। तो ये गुटबाजी कांग्रेस के अंदर जनता देख रही है कि ये लोग जनता को सहूलियत देने के लिए, जनता के सरोकार के लिए ये बातें नहीं कर रहे हैं। ये केवल और केवल अपने नहीं, ठीक है, लेकिन अमनदीप जी, भाई रविंद्र जी तो कह रहे हैं कि भाई ये तो वो बताएं कैप्टन अजय यादव उन्होंने ऐसा क्यों कहा? ये कांग्रेस पार्टी की लाइन थोड़ी ना। कांग्रेस तो ओबीसी को बराबर सम्मान दे रही है, इतने सारे नाम गिनवा दिए उन्होंने तो। नहीं, कैप्टन अजय यादव का जो बयान आपने दिखाया, उन्होंने कहा कि भाई वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलकर के आए थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी माना है कि भाई जो कांग्रेस पार्टी की लाइन है उसके अनुरूप जो हरियाणा प्रदेश की कमेटी है या जो भी प्रभारी जो वर्तमान में सिस्टम चल रहा है वो नहीं चल रहा है। ये तो उन्होंने खुल करके कह दिया है ये बात तो। और वो इसीलिए नहीं, आयुष जी, मेरे कहने का मतलब क्या है कि इसको आप ध्यानपूर्वक समझिए कि ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये लोग जो है जनता को सुख देने के लिए, जनता को जो त्रस्त जनता हरियाणा समझ गया मैं अमनदीप जी, आप कह रहे हैं सब अपनी अपनी कुर्सी के लिए लगे, ठीक है, के लिए नहीं है, ये केवल और केवल अपनी कुर्सी के लिए है। और ये सभी वो ड्रामा। प्रवीण जी ये आयुष भाई, आईएनएलडी के प्रवक्ता यहाँ पे ये सवाल पूछ रहे थे कि क्या मनोहर लाल जी लोकप्रिय नेता है? लोकतंत्र के अंदर लोकप्रियता का पैमाना क्या होता है आयुष भाई? मेरे ख्याल से तो लोकतंत्र के अंदर, चुनाव के अंदर किसको कितना वोट मिलता है, जनता कितना अपना मत देती है, शायद सबसे बड़ा पैमाना यही होता होगा। तो मनोहर लाल जी जब विधानसभा चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाता है तो हमें मिलते हैं 36% मत। अरे भाई बीच में ना बोलो, जब आप बोल रहे थे मैं चुप था, मैं बीच में बिल्कुल नहीं बोला। लेकिन उस पार्टी का प्रवक्ता उनकी लोकप्रियता के ऊपर सवाल खड़ा कर रहा है जिनको चुनाव में मिलते हैं 2.3% मत। अब ये जनता तय कर ले कि 36.5% मत वाला लोकप्रिय है या 2.3% वाला लोकप्रिय है, पहली बात। दूसरी बात देखिए, ये यहाँ पे क्या कह रहे थे कि साहब हमारे नेता जो है बड़ा आसानी से उपलब्ध है, और तुलना किससे कर रहे थे? हमारी पार्टी के आला कमान से। भाई सूरज से तुलना करोगे बड़ी हैरानी होती है। अरे कहां हमारी आला कमान एक दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, और जहां तक प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की उपलब्धता होती है उसके कुछ प्रोटोकॉल होते हैं मित्र। जब आप कभी सत्ता में लोकतंत्र में कोई प्रोटोकॉल नहीं है।
उपलब्धता ये से ये तानाशाही में प्रोटोकॉल नहीं नहीं होते ठीक हैं। है, लेकिन अमनदीप जी देखिए ये बात तो आप भी समझते हैं ना भाई, मुख्यमंत्री से मिलने के लिए ऐसा तो नहीं है कि मैं जाऊंगा और तुरंत मिल लूंगा, उसका एक समय तो आपको लेना पड़ता है, सबको लेना पड़ता है, मैं आऊंगा इस बात वो मैं सबको आऊंगा लेना इस बात पड़ता का है जवाब। भाई। और आप भी मैं सत्ता में इस रहे, बात का आपके भी जवाब। मुख्यमंत्री रहे, ऐसा अरे तो नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना, अरे मैं आता हूं, आऊंगा अमनदीप जी, आप अपनी बात को स्पष्ट करिएगा पहले। हाँ प्रवीण जी। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन राजनीतिक दलों का अस्तित्व खत्म हो चुका है, जनता जिनको दरकिनार कर चुकी है, और वो राजनीतिक दल जब बैठ के टीवी पे उल जुलूल सवाल करते हैं तो हैरानी होती है। लेकिन मैं यहाँ पे रविंद्र भाई से बड़ा हैरान हूं। रविंद्र भाई ये कहते हैं कैप्टन अजय यादव ने जो बयान दिया है उसकी बात कैप्टन अजय यादव से करो, मेरे से मत करो। भाई फिर आप प्रवक्ता के तौर पे आए क्यों हो? नहीं, या आप मेरा ये बोल वर्जन दीजिए पूछे, ये उनका वर्जन पूछ रहे हैं। आपकी पार्टी के नेता नहीं है, आप बोल दीजिए, फिर आप सवाल नहीं पूछेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, ये मेरा वर्जन पूछे, ये बार बार उनका वर्जन पूछ रहे हैं कि उन्होंने क्यों कहा। उन्होंने कहा वो उन्होंने वो उनसे वो बता सकते हैं। देखिए, हम हमारा वर्जन रखेंगे ना कि उनका। रविंद्र भाई, अगर वो आपकी पार्टी के नेता हैं और आपकी पार्टी बीजेपी का कोई नेता ये बयान देगा या इनेलो का कोई ये नेता बयान देगा तो मैं उनके प्रवक्ता से पूछूंगा ना भाई। सवाल खड़ा कर रहे हैं ढुल साहब, मैं ये प्रवक्ता से पूछूंगा ना कि उन्होंने ये बयान क्यों दिया, पूछ इसके सकते अलावा हैं। और क्या आप पूछूंगा मैं? नेता ही नहीं पूछ सकते। यही तो पूछूंगा मैं। अब इनेलो का कोई नेता अगर ये बोले कि वहां पर नजरअंदाजगी हो रही तो फिर अमनदीप जी बताएंगे कि क्यों हो रही है। आत्रे जी के मन में क्या है, क्या मुझे पता हो सकता है? इनके नहीं, मन में नहीं, क्या है भाई, पता हो अरे तो सकता है। कारण तो बताइए ना, वो तो बता रहे हैं। उसके बारे में आप उन्होंने नेता को कहा दोनों भाई की वो नीति आपके है, आला नेता कमान है। से मिल करके हम आए, वहां पार्टी पर का वो कह वर्जन करके रखेंगे, ना आए कि नेता का कि वर्जन नजरअंदाज रखेंगे। यहाँ पर आपकी जो आपका यूनिट प्रश्न है पूछने का हरियाणा की तरीका वो गलत कर है, रही ये है। बता रहा हूँ मैं आपको। ये जवाब आप ही को दे, उन्होंने आपकी पार्टी की कार्यप्रणाली पे सवाल खड़े किए हैं। आपकी पार्टी का मैं नेता कह रहा आपकी हूँ, हमारी कार्यप्रणाली पार्टी पे सवाल खड़ा कर रहा है, तो आप जवाब कार्यप्रणाली में कोई दिक्कत भाई। किसी प्रकार की नहीं है। आप तो और यदि उन्हें कोई समस्या है, उनसे बात करके उसको सुलझा लिया जाएगा। मैंने आपको ये बात कही है, और ये भैया, हमारा ऐसा फाइनल। रविंद्र जी, आपने पल्ला झाड़ लिया था। आप बोले कि कैप्टन अजय आपसे पूछो, आपने पल्ला झाड़ नहीं, लिया था। मैंने ये कहा था कि उन्होंने ये क्यों कहा, ये कैप्टन साहब से पूछो। आप तो इसी बात का स्पष्टीकरण आप दोगे कि वो आपकी कार्यप्रणाली पे सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? यही तो जवाब मैंने स्पष्टीकरण आपको- दे दिया मैंने, कि कोई देखिए, दिक्कत ही नहीं है। सच्चाई मैं बताता हूँ, सच्चाई मैं ये बताता हूँ। स्पष्टीकरण आज मैंने आपकी दे पार्टी दिया, के- कोई अरे दिक्कत रविंद्र जी सुन नहीं लीजिए है। ना, यदि उन्हें रविंद्र जी दिक्कत सुन है, लीजिए, उनसे हम बात कर रविंद्र जी लेंगे। सुन लीजिए, रविंद्र जी सुन लीजिए, उन्होंने सवाल क्यों खड़े किए समझिए पहले। आज आपकी पार्टी पे एक ऐसा आदमी कंट्रोल कर रहा है जो सार्वजनिक मन से ये कहता था कि मैं जाट पहले हूँ, मुख्यमंत्री बाद में हूँ। तो कैप्टन अजय यादव यही तो कह रहे हैं कि आप ओबीसी समाज को दरकिनार कब देखा आपने उनको कोई किसी कैप्टन अजय के- भाई तालकटोरा किसी स्टेडियम में ऐसे बोला मंच भूपेंद्र के सिंह ऊपर? हुड्डा ने, कब देखा आपने उनको में किसी भूपेंद्र ऐसे सिंह मंच के हुड्डा ऊपर? ने बोला था। आपने ऐसे आप किसी भी मंच जानते पे हैं, उन्हें मैं देखा भी क्या? जानता हूं। अरे रविंद्र भाई, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ताल कटोरा स्टेडियम दिल्ली में बतौर मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मंच से बोली थी ये बात। और यही दर्द है कैप्टन अजय यादव का। और तथ्य बताते हैं कि आपने हमेशा ओबीसी समाज को दरकिनार किया है। आप उनको आरक्षण दे सके, उनके आरक्षण का विरोध करते रहे। मेरे आप मेरे एक बात पास बताइए। में करनाल रविंद्र की जी, भारतीय जनता रविंद्र जी एक पार्टी की सवाल। फ्रंट अरे पेज न्यूज रविंद्र जी, अभी मैं भी मान पड़ी हुई लूंगा, है, मैं बातों में कुछ नहीं रखा। रविंद्र जी, मैं यहाँ तो एक बात मुद्दा मान लूंगा। जातिवादिता मैं का तो नहीं केवल है। ये जानना चाहता हूँ रविंद्र जी, मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ कि ओबीसी कमीशन को वैधानिक दर्जा 55 साल आप क्यों नहीं मुझे दिया था? बताएं। यही बता दीजिए भाई, आप बता दीजिए। क्या? अगर आप ओबीसी इतने हितैषी थे, 55 साल आप क्यों ये नहीं दिया आपने बताइए वैधानिक कि दर्जा? ओबीसी वैधानिक राजीव गांधी ने बनाने के लिए ओबीसी जो आरक्षण मोशन का हुआ, विरोध उसका पार्लियामेंट कांग्रेस में ने क्यों किया समर्थन था? या नहीं किया? आप ये बता दीजिए। क्या कांग्रेस ने उसका भैया, समर्थन देखिए, किया आपकी या नहीं पार्टी किया? के बिल्कुल नेताओं की सीधी बात। मानसिकता है। रविंद्र जी, इस बात अरे को मानिए, कांग्रेस ने आपकी समर्थन पार्टी किया या के नहीं किया नेताओं की पार्लियामेंट में, ये मानसिकता बताइए। है, आपकी पार्टी के नेता आप एक ये दायरे से बाहर बताइए, नहीं निकलना चाहते। अरविंद जी, आप राष्ट्रीय ये स्तर पर बताइए जो कि क्या तुष्टीकरण की कांग्रेस ने राजनीति आप लोग समर्थन करते किया रहे, या नहीं किया? उसी का नतीजा है जो आप भुगत रहे हैं। वैधानिकता आपकी का पार्टी के नेता हैं समर्थन जो और है इसका जवाब कांग्रेस आपको ने ही देना किया या पड़ेगा, नहीं कोई और किया? जवाब नहीं देगा रविंद्र जी इन बातों आप का। बताइए, और प्रवक्ता जवाब आप ही को क्या देना पड़ेगा। कांग्रेस ने समर्थन किया या नहीं किया? मैं किस बात का समर्थन किया आपके कांग्रेस मोशन ने? का कांग्रेस ने, बिल का कांग्रेस ने समर्थन किया अरे या भाई, नहीं किया कांग्रेस ने पार्लियामेंट विरोध में? किया था, वही तो बता रहा हूँ। जब वैधानिक दर्जे ने कहाँ विरोध विरोध किया किया तो विरोध पार्लियामेंट में? कांग्रेस ने, यही तो मैं बोल रहा हूँ। आपने, और आप मेरी हमने बात ही किस नहीं चीज सुन का रहे हो। विरोध किया? मैं यही हमने तो कह रहा उसकी हूँ कार्यप्रणाली भाई, जब जिस मैंने तरीके कहा का बना क्या है उसका था, विरोध हुआ। पहले आपने वोटिंग की बताइए पहले आप राजीव मुझे। गांधी ने ओबीसी आरक्षण का विरोध किया, फिर फिर जब वही ओबीसी बात। कमीशन को वैधानिक दर्जा फिर- देना हुआ फिर- तब आपने विरोध किया। फिर जिस वक्त फिर मेडिकल झूठ- कॉलेज के अंदर ओबीसी को आरक्षण देना था तब भी आप नहीं लेकिन वो ये कह रहे हैं आप ये उन्होंने तो बताइए, समर्थन आपने किया ना, ड्यूटी केंद्र वो का कह रहे हैं ठीक है भाई, खत्म अभी करने तो का काम आप की अपनी बात नहीं करते आप। प्रवीण जी अभी तो आप सत्ता में हैं, आप जो भी लाएंगे भाई उसका समर्थन तो किया ना उन्होंने, वो तो ये कह रहे हैं। हमारा हमने सवाल समर्थन ये किया है, बिल का। आयुष भाई, कैसी आयुष बात भाई कर रहे सुनिए, हैं? आयुष भाई सुनिए, ऐसा नहीं है कि इन्होंने समर्थन किया। मैं बोल तो रहा हूँ, राजीव गांधी ने ओबीसी आरक्षण का विरोध किया राजीव पार्लियामेंट गांधी में। जी खुल थे के बोल क्या रहा हूँ मैं, जब ये इन्होंने हुआ खुद है? समर्थन किया था। क्या राजीव गांधी बोल जी तो रहा थे हूँ कि ये जब ये बातें। हुआ था पार्लियामेंट में
इंट्रोड्यूस बोल रहा हूँ ना। और दूसरा, आप जब बताइए, OBC जब ये को पार्लियामेंट में पंचायतों के आपने अंदर इंट्रोड्यूस आरक्षण किया, दिया, कांग्रेस ने तो समर्थन किया या नहीं अच्छा, किया? जब ओबीसी को पंचायतों में समान आरक्षण करते हैं। मिला तो कोर्ट में कौन गया था अरविंदर भाई? उसके विरोध में क्या? कौन गया था कोर्ट में? बताइए जरा, कौन था वकील? वो किसके किसी बाद विधायक में? का बेटा था?
जब ओबीसी को पंचायतों में आरक्षण मिला, उसके मामले विरोध में कौन वकील गया था कोर्ट में? विधायक का बेटा था वो, किस पार्टी का पूर्व विधायक था वो? ये बताइए बताइए कि एडवोकेट एक्ट के अनुसार क्या कोई वकील कोर्ट में पेश नहीं हो सकता? ये बताइए यहाँ पे। और ओबीसी आरक्षण का कोई विरोध नहीं हुआ। सुनिए मैं इसका वर्जन मैं बता सकता हूँ, आप मुझे समय दीजिए। चलिए प्रवीण जी, ठीक है प्रवीण जी, ढूल साहब का वर्जन लेते हैं, ठीक है। हाँ, एक सेकंड। बिल्कुल गलत तरीके से इसको मिस इंटरप्रेट मिसकोट किया जाता है। और यदि इन्होंने ओबीसी आरक्षण की और महिला आरक्षण की, यदि इन्होंने ओबीसी आरक्षण और महिला आरक्षण की पिटीशन पढ़ी होती है ना, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस प्रकार की बदलाने वाली बात नहीं करते। किस दिन क्या आपको पता है कोर्ट में क्या पिटीशन थी? किया ना आपने? आप बताइए कोर्ट में पिटीशन क्या थी? आप ये बताइए कोर्ट में पिटीशन क्या थी? आप ये बताइए कोर्ट में पिटीशन क्या थी? पिटीशन में अरे आप ये बताइए कोर्ट में पिटीशन क्या थी? कोर्ट में पिटीशन ये थी कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के अनुसार ओबीसी आरक्षण को लागू किया जाए। जानता हूँ कि कोर्ट में पिटीशन ये थी सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के हिसाब से ओबीसी आरक्षण को लागू किया जाए। यहाँ पर झूठ बोल बोल के राजनीति की जाती है। आरक्षण का भी विरोध किया आपकी पार्टी। वकील क्या करता है उसका पार्टी से क्या लेना देना है? चलिए अब मैं आप दोनों लोग को रोक रहा हूँ। चलिए एक सेकंड। केसी मलकानिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ठीक है। ढोल साहब और अत्रे जी, ठीक है। एक सेकंड मैं आप लोग के पास लौटूंगा। केसी मलकानिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं केसी मलकानिया जी का रुक कर रहा हूँ। केसी मलकानिया जी का मैं रुक कर रहा हूँ, ठीक है। प्रवीण जी एक सेकंड। केसी मलकानिया जी, ये कैप्टन अजय यादव अगर ये कह रहे हैं कि भाई ओबीसी को नजरअंदाज किया जा रहा है, इसको या इस स्टेटमेंट को आप किस तरह से देखते हैं? ठीक है ढोल साहब मैं आऊंगा। एक सेकंड ठीक है। अत्रे जी और नवीन ढोल जी थोड़ा सा धैर्य रखें, एक सेकंड। अरे भाई ठीक है मैं कह रहा हूं मैं वकील केसी नहीं हूं, मलकानिया जी, केसी मलकानिया जी पर बात करते हैं। वकील नहीं है तो ढोल साहब और कोर्ट के अंदर इसलिए गए थे कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के अनुसार ओबीसी आरक्षण नहीं लागू हुआ था, और इस चीज को कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्वीकार किया कि हाँ हमसे गलती हुई है। ठीक है प्रवीण जी हमसे गलती हुई है, ठीक है और उस गलती को करेक्ट किया गया। ढोल साहब ठीक है। प्रवीण ढोल जी, प्रवीण जी दोनों लोग थोड़ा सा जानते हैं। केसी मलकानिया जी, ठीक है। मैं केसी मलकानिया जी का रुक कर रहा हूँ। एक सेकंड मैं केसी मलकानिया जी का रुक कर रहा हूँ। अरे ढोल साहब भाई ठीक है, हो गया ढोल साहब, हो गया। केसी मलकानिया जी, कैप्टन अजय यादव ये कह रहे हैं कि ओबीसी को नजरअंदाज किया जा रहा है और यही माहौल रहा तो मैं लोकसभा का चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। ये बयान कैसे देखते हैं आप? केसी मलकानिया जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? केसी मलकानिया जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो मलकानिया जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? आवाज मिल रही है जी। केसी मलकानिया जी, कैप्टन अजय यादव ये कह रहे हैं कि ओबीसी को नजरअंदाज किया जा रहा है और यही स्थिति रही तो मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। कैसे देखें इसको? देखो, इसमें कांग्रेस की जो हालत है वो थोड़ी खस्ता है, इसलिए हर कोई चुनाव में जाने से डरता है। यहाँ तक कि सोनिया गांधी की भी आज हिमाचल से रिपोर्ट आई है, प्रतवा सिंह कह रहे हैं कि हम हिमाचल से उन्हें राज्यसभा भेजेंगे, तो वो रायबरेली से चुनाव लड़ने से डर रही है। राहुल गांधी जी जो है वो अमेठी से चुनाव लड़ने से डर रहे हैं। कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेता जो हैं वो आपसी फूट और जो इनका आपसी गठबंधन जो था बना था वो अब टूट गया है। ममता छोड़ गई है, नीतीश जी छोड़ गए हैं, धीरे धीरे सब छोड़ रहे हैं। तो इस कारण जो पार्टी थी एक बार मिलकर चुनाव लड़ना चाह रही थी, अब कांग्रेस जो है इसको पता नहीं लग रहा है कि हमारे साथ कौन कौन सी पार्टी चुनाव मैदान में जाए और हम किस किस राज्य में किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जब तक इनका गठबंधन ही ठीक तरह से नहीं चल पड़ा, गठबंधन बनने से पहले टूट गया, तो ऐसे में कांग्रेस के लिए ये परेशानी है कि वो विपक्षी दलों के साथ मिलकर चुनाव कैसे लड़े, और जो अकेले चुनाव में जाती है तो उसके लिए चुनाव जीतना बहुत कठिन है। तो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इसमें। मलकानिया जी, अगर हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में देखें, कैप्टन अजय यादव स्पेसिफिकली हरियाणा में वो ये कह रहे थे, एक तो कह रहे हैं कि सबसे आवेदन मांग रहे हैं, जो रिपोर्ट है वो आलाकमान को सही दी नहीं जा रही है, 4 लोग कोई पार्टी नहीं चलाएंगे, कांग्रेस पार्टी बहुत सारे लोगों की पार्टी है, इस तरह की बातों को कहना और फिर ये कह देना कि ओबीसी को नजरअंदाज किया जा रहा है, इसी परिस्थिति अगर बनी रही तो फिर मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। हरियाणा में क्या वाकई में कांग्रेस ओबीसी को नजरअंदाज कर रही है? आपको ऐसा लगता है?
नहीं, हरियाणा में इसका असर पड़ेगा। अगर इधर चंद्रमोहन जी अफवाह थी कि चंद्रमोहन जी छोड़कर भाजपा में जा रहे हैं, आज उन्हें स्पष्टीकरण देना पड़ा कि मैं भाजपा में नहीं जा रहा हूं। तो इस प्रकार कांग्रेस की स्थिति जो है, उसके भाई कुलदीप बिश्नोई जी पहले भाजपा में जा चुके हैं। इस तरह हरियाणा में भी कई नेता जो हैं, उनकी अफवाह चल रही है कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं। और जिस तरह पार्टी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा जी हैं, दूसरी साइड शैलजा जी हैं, किरण चौधरी जी हैं, सुरजेवाला जी हैं, तो ये दो गुट बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं। तो ये दोनों गुट भी आपस में ही चुनाव में एक दूसरे के विरुद्ध लड़ेंगे। और कई बार तो ऐसा विस्थिति आ सकती है, अगर कच्ची ज्वाइंट मीटिंग करेंगे तो वहां आपसी लड़ाई की और आपसी नारेबाजी की और हाथापाई की भी नौबत आ सकती है। इसलिए ये अलग अलग मीटिंगें कर रहे हैं और अलग अलग मीटिंगें करना इनके हित में है। अब ये दोनों ग्रुप कहते हैं कि हम कांग्रेस का ही काम कर रहे हैं, परंतु कांग्रेस का काम नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस कैसे बेड़ा गर्क हो रहा है अगर आप अलग अलग लड़ रहे हैं। तो इसमें कांग्रेस की स्थिति जो है हरियाणा में काफी शोचनीय है। अगर कांग्रेस मिलकर चुनाव नहीं लड़ती और भूपेंद्र हुड्डा ग्रुप और एसआर ग्रुप जो है वो आपस में पैचअप नहीं होता, तो चुनावों में, लोकसभा चुनावों में इन्हें मुश्किल आएगी। जब तक केंद्रीय नेतृत्व तो मजबूत नहीं होता, तब तक जो प्रदेशों की जो संगठन है वो इनका कहना नहीं मानेंगे और इसका चुनावों पे असर पड़ेगा। ढोल साहब, एक तो चुनावों पे असर पड़ेगा और दूसरा ये है कि भाई पार्टी के नेता तो आपकी पार्टी को ही डेंट कर रहे हैं ना, भले वो किस भी वजह से बयान दे रहे हो, कि डेंट तो हो रहा है ना कांग्रेस पार्टी को। देखिए, कांग्रेस ने कभी भी किसी भी नेता को सार्वजनिक मंच पे अपने विचार प्रकट करने से रोका नहीं है। यहाँ पे भाजपा की तरह नहीं है जहां पर केवल एक नेता है, बाकी सब लोग जो है वो नेता के गुलाम है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसी कारण से कांग्रेस के नेता कभी कभी इस प्रकार की सार्वजनिक मंच पे चीज बोलते हैं। हालांकि मेरा मानना है कि नहीं बोलनी चाहिए बिल्कुल पूरी तरह से, और मैं उनके सभी मतों को पूरी तरह से रिजेक्ट करता हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है, पार्टी बिल्कुल सही तरीके से चल रही है। राहुल जी बहुत अच्छे तरीके से लीड कर रहे हैं नेता के रूप में। खड़गे जी जो है एक अध्यक्ष के रूप में जिस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, उससे बेहतर कार्य नहीं किया जा सकता। पार्टी ने सरकार बनाई है, साउथ में लगातार आगे बढ़ रही है, नॉर्थ में यदि कमजोर है तो हम उसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। वहां पर भी जल्दी जल्दी कार्यकारिणी बन रही है और उसके अंदर रिवार्म करके हम उसको सब चीजों को ठीक करेंगे। लेकिन ढोल साहब, उनकी नाराजगी खुल करके प्रदेश नेतृत्व पर है ना। विधायक है हरियाणा में चुने हुए, तो हम उनसे बात करेंगे। बहुत बड़े नेता हैं कैप्टन साहब, और उनसे बात करेंगे। उनकी कोई नाराजगी है उसे ठीक करने का प्रयास किया जाएगा पूरी तरह से। हमारी पार्टी का आंतरिक मामला है, हम पूरी तरह से इसे ठीक कर लेंगे। आप चिंता न करें, आश्वस्त रहें। भाजपा के झूठ से हमें कोई लेना देना नहीं। ठीक है। अमनदीप जी, अभी आप कह रहे थे लोकप्रियता का पैमाना क्या है, तो उस पर भी प्रवीण जी ने जवाब दिया कि भाई कितने % वोट किसको मिल रहे हैं, ये तय करता है कि लोकप्रिय नेता कौन है। चलो, मैं आयुष जी इसी बात का जवाब दे देता हूँ। देखिए, आपको याद होगा कि 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ और उसके बाद ही हरियाणा विधानसभा का चुनाव था। हरियाणा विधानसभा का चुनाव हुआ किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को और किसी आम जनता को, और उसमें पत्रकार आप लोग भी शामिल है, किसी को भी ये खबर नहीं थी या ये नहीं पता था, ये कहीं भी भारतीय जनता पार्टी ने सार्वजनिक नहीं किया कि हमारे नेता मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव संपन्न हुआ, विधायक चुने गए और पहली बार एक आदमी जो है प्रचारक था, वो किसी ने, उसने आज तक कोई एक एमसी का चुनाव नहीं लड़ा था। ठीक है, वो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर एमएलए बनते हैं और फिर उसके बाद विधायकों को भी नहीं पता हमारे नेता। चलो खैर, वो बात हुई अतीत की। फिर देखिए उनकी लोकप्रियता क्या काम करती है। 2019 के अंदर विधानसभा चुनाव आता, उनके 14 मंत्रियों खुद समेत 12 मंत्री हार जाते हैं, पूरा मंत्रिमंडल साफ हो जाता है। ये उनकी लोकप्रियता है। वो जो सरकार में बहुमत की सरकार थी, वो अल्पमत में चली जाती है। हरियाणा प्रदेश में 90 विधानसभा सीटों में से 50 विधानसभा सीटें भारतीय जनता हार जाती है। ये उनकी लोकप्रियता की बात थी। फिर वो जैसे तैसे करके आपने देखा कि जुगाड़ से सरकार बना देते हैं। जुगाड़ से सरकार बनती है। जो आदमी ये कहता था कि यमुना पार छोड़ करके आऊंगा, वही उनका सारथी बनता है। जो आदमी ये कहता था कि ब्याह खट्टर का है तो फोटो मोदी की क्यों लगाई है, वो आदमी उनका साथ देता है। फिर क्या हुआ कि उनकी लोकप्रियता का अगला पैमाना देखिए। हरियाणा प्रदेश में उपचुनाव आते हैं और ये देश में पहली बार है, वरना तो उपचुनाव के अंदर सरकारों का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है।
उपचुनाव में बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा प्रदेश की जनता हराती है। फिर आते हैं जिला परिषद पंचायतों के चुनाव, जिसको भारतीय जनता पार्टी लंबा खींचते 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 3 साल से ज्यादा कार्यकाल निकाल देती है। अंत में उन्हें करवाने पड़ते हैं तो बुरी तरह हारती है। फिर आते हैं नगर निगमों के चुनाव। नगर निगम के अंदर बड़े बड़े शहरों, जहां पर गृह मंत्री अंबाला की मैं बात करूं, भारतीय जनता पार्टी हारती है। सोनीपत में बुरी तरह हारती है। ये इनकी लोकप्रियता का पैमाना है। और आज भी मैं दावे के साथ कहता हूं कि प्रवीण अत्रे जी आधिकारिक बयान दे दे कि खट्टर जी अगले मुख्यमंत्री होंगे। ये लिख करके भारतीय जनता पार्टी अगर कहीं प्रचार कर दे, इनको खुद पता है कि इस बार हरियाणा प्रदेश की जनता इतनी त्रस्त है, इतनी तंग आ चुकी है कि वो बदलना चाहती है। और मैं वही तो कह रहा हूं कि उसी हरियाणा प्रदेश की जनता की बेचैनी को देखते हुए जो कांग्रेस के जो बरसाती मेंढक है वो अब निकल आए हैं। वो ट्रटर कर रहे हैं कि हमारा हिस्सा कहाँ है, हमारा हिस्सा कहाँ है। हालांकि उन्होंने कभी भी जनता की आवाज नहीं उठाई, कभी विपक्ष की आवाज नहीं उठाई, कभी वो सड़कों पर नहीं आए। केवल अभी आयुष जी आप लगातार देखिए कि 4 साल के अंदर कोई कांग्रेसी नेता आपको सड़क पर कोई धरना प्रदर्शन करता हुआ नहीं मिलेगा। वो केवल अभी 6 महीने से। और फिर उनकी बात क्या है कि उनके वो जूतों में दाल बंटी हुई है। कोई कह रहा है मैं मुख्यमंत्री हूं, कोई कह रहा है मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। चलिए ठीक है, तो इसका ये जवाब मैं उसी एक बार का फिर से ले नतीजा लूंगा है जो महडुल आज साहब से, लेकिन प्रवीण अभी- जी, हाँ प्रवीण जी। देखिए आयुष भाई, इन्होंने कहा कि प्रवीण दावे से कह दे कि अगले मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी होंगे। नोट कर लो, मैं फिर कह रहा हूँ, अगले मुख्यमंत्री प्रचार मनोहर लाल करें जी ना। होंगे। आप अरे सुनिए प्रचार भाई, करें। सुनिए। अरे बता उनके तो रहा हूँ नाम भाई, से बीच में ना प्रचार बोला करो करें यार, ना। बीच में ना बोलो भाई। मैं दावे से कह प्रचार रहा करें। हूँ, और आप नोट कर लीजिए, देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री सार्वजनिक मंच से कह चुके अगला चुनाव भी मनोहर लाल जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। आप सुनते नहीं है तो ये आपकी कमी है। और वो अरे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश होंगे, में नोट कर किसके लीजिए। नेतृत्व अब में सुनिए, लड़ा अरे था? सुनिए भाई, राजस्थान में किसके नेतृत्व में लड़ा था? तो बीच में क्यों डिस्टर्ब करता है भाई? तूने सवाल पूछा, मैंने जवाब दे दिया। अब आगे सुनिए। अब ये देखिए, इन्होंने लोकप्रियता का पैमाना बताना शुरू किया कि 2014 में पता नहीं था किसी को मनोहर जी मुख्यमंत्री, बिल्कुल नहीं पता था। लेकिन 2014 से 2019 तक उन्होंने सरकार चलाई। हरियाणा के इतिहास में, आयुष भाई दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हरियाणा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी व्यक्ति ने 5 साल सरकार चलाई, जब वो चुनाव में गया 5 साल बाद पहले से ज्यादा मत लेके आया। 2014 में हमें विधानसभा चुनाव में 33% मत मिले थे और 2019 में 36.5% मत। हरियाणा के किसी नेता, किसी मुख्यमंत्री को कभी नहीं मिले कि 5 फिर वो साल सरकार चला के वो चुनाव अल्पमत में में गए क्यों हो हुई थी? और उनके मत और प्रतिशत बढ़ सरकार गए। अल्पमत अरे में भाई, क्यों बीच चली में मत गई बोलो फिर? यार, बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो। सरकार बातें अल्पमत में जवाब चली दे रहा हूं। गई। नहीं अमनदीप जी, अरे लेकिन भाई, ये इन्होंने क्या सब किया? ये भी सारी पार्टियां गिनवाती हैं। जब सत्ता नहीं आती तो ये वोटिंग परसेंटेज पर भी आते हैं अगर आप लोग, आप तो भी आते हरियाणा हैं, कांग्रेस भी आती है, सब आते हैं। ठीक आयुष है, भाई, हरियाणा आयुष भाई, देश इनको के ठीक है, एक लोकतंत्र सेकंड। में सरकार परसेंटेज नहीं ठीक है बनती। अमनदीप जी, ठीक है, एक सेकंड। देखिए, हाँ अब प्रवीण इनकी जी, बौखलाहट तो कैसे देखिए, नहीं कि साहब बनेगी? जुगाड़ से सरकार बना ली, जुगाड़ से सरकार बना ली। 1999 में जब सरकार बनी थी चौटाला साहब की, इनको पता ही नहीं कैसे बनी थी। यहाँ बैठ के कुछ भी बोल रहे हैं। पहले अपने गले गिरेबान में झांको भाई, फिर बोलना शुरू करा करो। अब उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, नहीं, वो प्री पोल अलायंस था ना 2000 में। इनको अत्रे जी को नहीं पता, वो प्री पोल अलायंस था भाई। अलायंस था प्री पोल। रुक जा बीच में, तेरे को पता नहीं 1999 में चुनाव नहीं लड़ा था आपने? अब जानते नहीं कुछ चीजों को। 2000 में लड़ा था चुनाव। वो तो भाजपा ने समर्थन दिया था। ऐसे तो सरकारें आप अरे बिहार तो में सरकार बना रहे कैसे हो। बनी थी, यही तो अरे बता वो रहा तो हूं। बिहार में भी बना रहे हो अभी। अरे क्या बात बिहार कर में रहे हो कैसे बनाई वो सरकार? आपने हरियाणा ऐसी में हरियाणा में बना दी थी आपने सरकार। तो फिर मैं वही बोल रहा हूं, मैं चुनाव नहीं लड़ा था। हरियाणा अभी भी पार्टी कर रहे हो आप। पंचकुला की सरकार की आपको पता कुछ है नहीं, क्यों बोलते हो यार? जब अभी भी जानकारी नहीं करते है। हो आप। अब ये आपको बिहार में क्या किया आपने? देखिए, अभी यहाँ पे ठीक है, अभी हरियाणा पे रहते हैं, बिहार नहीं जाएंगे। रविंदर जी ने ये कहा कि कांग्रेस के अंदर कोई भी नेता अपने विचार रख सकता है, कोई नहीं रोकता। ये भूल गए कि बावरजिया ने एक चिट्ठी जारी की थी जब शैलजा जी ने अपना यात्रा शुरू की थी, और उस चिट्ठी में उन्होंने बाकायदा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया था कि उस प्रोग्राम में शामिल होकर अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें। और यहाँ पे रविंदर जी कुछ और बोल रहे हैं। कांग्रेस के लोग तो वो ये कहते हैं हम साउथ में बहुत मजबूत हो रहे हैं। कर्नाटका का चुनाव इन्होंने जीता है, लेकिन आज ही कर्नाटका के इनके एकमात्र लोकसभा सदस्य है डीके सुरेश, जो वहां के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के छोटे भाई हैं। उन्होंने ये बयान दिया कि वो भारत को तोड़ देंगे, साउथ को अलग देश की मांग रख देंगे साउथ की। ये तो सोच है इन कांग्रेसियों की। ये देश को तोड़ना चाहते हैं, देश को तोड़ने के विचार रखते हैं और कह रहे हैं जी साउथ में तो हम बड़े मजबूत है। पहले साउथ के नेताओं से पूछ तो लीजिए कि डीके सुरेश ने क्या बोला आज। पहले अपने गिरेबान में झांकिए मित्रों कि आप इस देश के साथ क्या लेकिन करना उनका ये चाहते हो। कहना है कि उनकी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है ना, इसलिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी लोग इस तरह की बातों को कह देते हैं कि भाई वो सहमत नहीं है या वो संतुष्ट नहीं है। आपकी पार्टी में कोई ये बात कह नहीं सकता।
देखिए ऐसा है, क्योंकि इनकी पार्टी के अंदर सिर्फ टोवल है, हमारी पार्टी में सिर्फ टोवल नहीं है। हम एक अनुशासित पार्टी है, पार्टी की रीति नीति हर कार्यकर्ता समझता है। अगर कोई पार्टी की रीति नीति से सहमत नहीं है तो पार्टी स्पष्ट कहती है कि आप छोड़ के जा सकते हो। लेकिन कांग्रेसियों की तरह हमारी दाल जुतियों में नहीं बढ़ती। हम एक दूसरे के सिर्फ टोवल लाठी नहीं मारते, सर नहीं फोड़ते अपने अध्यक्षों का, क्योंकि हमारी संगठन की जो रीति है, जो अनुशासन है, उस अनुशासन में रहने वाले कार्यकर्ता है। लेकिन ये बात कांग्रेस को समझ नहीं आएगी। कांग्रेस की तो ऐसी कल्चर है कि वो देश तोड़ने तक चले जाते हैं। मैं अभी डीके सुरेश का बयान आपको बता रहा हूं, आज का ताजा बयान है। तो जिस पार्टी के नेताओं की सोच ऐसी हो, जिनकी आपसी सिर्फ टोवल हो, दाल जुतियों में बटती हो, वो कैसे जनता उनको स्वीकार कर सकती है? ठीक है, लेकिन प्रवीण जी, आज भाई मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज सदन के अंदर कहा तो भाई कांग्रेस पार्टी इस तरह की किसी विचारधारा से कोई इत्तेफाक नहीं रखती है। भाई उनके अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बात कह रहे हैं तो उसको हम ऑफिशियल लाइन मान के चलेंगे ना। नहीं आयुष भाई, फिर उनको पार्टी से निकाल देना चाहिए था। अगर उनको लगता है कि उन्होंने देश तोड़ने की बात की और गलत की है तो पार्टी से निकाल देते। क्यों नहीं की कार्रवाई? केवल बयान देके तीसरी कर ली कि हम सहमत नहीं है उनकी बात से। आपने निकाल दिया था राजकुमार सैनी को पार्टी से। अरे वो देश तोड़ने की बात कर रहा था। आपने राजकुमार सैनी को निकाल दिया था पार्टी से। बात कर रहा था, देश के टुकड़े करने की बात कर रहा था वो। मैं देश की बात कर रहा हूँ भाई। पार्टी हित से ऊपर उठ के सोचना शुरू करो, देश के बारे में सोचना शुरू करो, अपने बारे में सोचना बंद कर दो। जो प्रदेश के टुकड़े कर रहा था, मैं ठीक है, इस पर मैं डोल साहब से जवाब लूंगा। ठीक है, अभी मलकानिया जी, क्या आंतरिक लोकतंत्र के तौर पर हम देख सकते हैं कि नेता अगर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी आकर के इस तरह की बात को कहें कि भाई हमारे यहाँ इस वर्ग की नाइंसाफी इसके साथ हो रही है, इसको सही प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, ये एक तरीके का आंतरिक लोकतंत्र है? तो कांग्रेस में तो समस्या ये है कि इनका जो संगठन है वो एक मजबूत संगठन नहीं है, और इनका जो राष्ट्रीय स्तर पर भी कोई नेता इतना तगड़ा नहीं है कि किसी के विरुद्ध एक्शन ले सके। अगर एक्शन लेते हैं तो जिस नेता के विरुद्ध एक्शन लेंगे तो वो पार्टी छोड़कर जाएगा, अकेला नहीं जाएगा, उसके साथ धड़ा जाएगा। हरियाणा में देख लो, कुछ लोग हुड्डा जी के साथ हैं, कुछ लोग जो है सुरजेवाला जी के साथ हैं, कुछ ग्रुप जो है वो थलजा जी के साथ है। इसलिए जिसके ऊपर भी आप एक्शन लोगे तो वो पार्टी को छोड़ेगा, तो उसके साथ ग्रुप छोड़ेगा। हरियाणा में एक स्तर के नेता, हरियाणा में कोई भी एक दूसरे को अपना नेता मानने को तैयार नहीं। हर कोई कहता है कि मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार है, शैलजा कहती है मैं केंद्रीय मंत्री रही हूं, मैं पार्टी अध्यक्ष हूं, हुड्डा जी कहते हैं मैं 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, सुरजेवाला जी कहते हैं कि मैं महासचिव हूं। तो इस प्रकार जो किरण चौधरी वो भी मंत्री रहे, तो सब कहते हैं कि हमारा कद जो है दूसरे से बड़ा है। जब तक आप अपने आप में से किसी को एक नेता नहीं मानोगे, किसी के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ोगे, तब ये दिक्कत आएगी है। और इस दिक्कत के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवार जो है वो का राष्ट्रीय स्तर की जो संगठन है वो जिम्मेवार है। कांग्रेस में कभी राहुल जी आगे आते हैं, कभी सोनिया जी आते हैं, कभी प्रियंका जी आते हैं, और खड़गे जी हैं तो खड़गे जी को भी हर हाजिरी जो है वो राहुल जी के पास जाकर ही भरनी पड़ती है। वो परिवार के प्रति निष्ठावान है, उसके बाद पार्टी और देश के प्रति निष्ठावान है। जब तक पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत नहीं होगी और उसके नेता अपनी पार्टी के जो विद्रोह करते हैं उनके विरुद्ध एक्शन लेने के काबिल नहीं होगी, तब तक पार्टी का जीतना और संगठन का चलाना कठिन है। ढोल साहब, भाई पार्टी के अंदर आपसी सुरफुटअव्वल है, ये बात बीजेपी भी कह रही है, इनेलो भी कह रही है, राजनीतिक विश्लेषक भी कह रहे हैं। क्या ये कारण है इस तरह की जो बयानबाजियां हो रही? देखिए, इनके कई सारी चीजें जो हैं उनका मेरे को उत्तर देना है। जहां तक बात बयानबाजी की है तो पार्टी विपक्ष में है, किसी नेता का अपना एक मूड होता है कि वो कुछ कार्य करे, और मान लीजिए उसको वो पद नहीं मिले, वो चीज ना मिले तो अनसेटिस्फेक्शन आ जाती है। वो कोई बड़ी हैरानी वाली चीज नहीं है, ना ही कोई ऐसी चिंता वाली चीज है जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जहां तक बात आ गई स्टेटमेंट की, डी सुरेश की जो स्टेटमेंट, पूरी तरह से मैं क्लियर तौर पे कहता हूँ कि हम तवज्जो उसकी नहीं देते। हम इससे बिल्कुल अलग हैं। हम पार्टी की जो हमारी विचारधारा है, इस देश को बनाने वाली पार्टी कांग्रेस है। हाँ, इसको तोड़ने का जो प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी, वो अलग मुद्दा है, चाहे जाति के नाम पे, चाहे धर्म के नाम पे तोड़ फोड़। इन्होंने कहा ना, मैं इनको बता दूं कि पार्लियामेंट के अंदर एक सांसद हुआ करते हैं, उन सांसद का नाम नहीं लूंगा, जिन्होंने भगवान श्री राम के ऊपर इतनी भद्दी टिप्पणी की थी, और उस सांसद को इन्होंने बड़े खुश होकर के भारतीय जनता पार्टी में बाद में शामिल कराया था। समाजवादी पार्टी के सांसद कहते हैं ना कि बाहर निकाल देते।
अरे ये तो श्री राम के ऊपर टिप्पणी करने वालों को बिल्कुल गले में मणा पहना करके लेकर के गार्लैंड रविंद्र जी नाम ले लो, नाम लेने में बुराई नहीं है, जवाब आराम से दे पाऊंगा। नाम ले लो, सपा के सांसद हुआ करते हैं, नाम लो ना, फिर मैं आपको जवाब दे दूंगा। नाम लो, मैं फिर जवाब दूंगा। उसको नाम लो भाई, मैं नाम की बात कर रहा हूँ यार, अंधेरे में तीर ना चलाओ ना। देखो नाम लो, अंधेरे की तीर क्या चला रहा हूँ, नाम ले लो। क्या श्री राम के ऊपर टिप्पणी नहीं करी थी मैं क्या पूछ रहा हूँ कि आप नाम लो। पार्टी के सांसद अग्रवाल जी ने क्या समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश अग्रवाल थे, क्या नाम था उनका, उन्होंने टिप्पणी नहीं की थी भगवान श्री राम के ऊपर, जिसका भाजपा ने पार्लियामेंट के अंदर विरोध किया और भारतीय जनता पार्टी ने उनको फिर बाद में कांग्रेस के अंदर अपनी पार्टी के अंदर शामिल कराने का काम किया। अरे क्या ये आपसे उम्मीद नहीं थी कि आपकी जानकारी इतनी अधूरी होगी। कहाँ है नरेश अग्रवाल आज, कहाँ है? मुझे क्या पता कहाँ है, मुझे क्या लेना। कोई भारतीय जनता पार्टी साथ क्यों जोड़ रहे हो उसको, क्यों ऐसी गलत जानकारी? आज कहाँ है वो? मैं आज की डेट में पूछ रहा हूँ, नरेश अग्रवाल आज आप? देखो कमाल पता क्या अरविंदर जी आप लोगों का, भगवान राम के बारे में उल्टा सीधा आप बोलते हो, उनको काल्पनिक आप बताते हो, उनके खिलाफ काल्पनिक बता के एफिडेविट आप देते हो, उनके मंदिर को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप पिटीशन डालते हो, ये सारे काम तो आप करते हो। और भारतीय जनता पार्टी को आप, अच्छा देखिए एक और विडंबना है, आप इसे वो कर सकते हैं क्या, ये भगवान राम का जो मंदिर बना है वो मोदी का इवेंट है, राहुल गांधी भाजपा में शामिल हुए थे, आज भी भाजपा के नेता हैं, ये ओपन झूठ बोल। चलिए ठीक है भाई, देखिए मुद्दा हुआ कैप्टन अजय यादव का पहुंच गए भगवान राम तक। आप यार राहुल गांधी जी की बात बड़ा दिलचस्प है भाई, देखिए भगवान राम तक पहुंच गए, मुद्दा था कैप्टन अजय यादव का, वो पहुंच गए राम तक और राम मंदिर भी आ गया। ठीक है प्रवीण जी एक सेकंड, भाजपा के मेंबर है, ये राहुल गांधी जी भाजपा के मेंबर है, मोदी जी का इवेंट था, आपने उस स्टेटमेंट के बाद उनको भाजपा में शामिल कराया, बात को माना जाए भाजपा में, और आप कितनी बात करते हैं, इसकी बात को मान के इज्जत नहीं कर सकते, आपकी इज्जत की उम्मीद रखेंगे हम। 22 तारीख को अपने जमीन का एक इंच का टुकड़ा चीन को दान में देकर के आए हैं, चीन के आगे घुटने टेक रहा आपका प्रधानमंत्री, और आप देश की सुरक्षा की बात करते हैं। दिलचस्प है, मतलब आप इतना झूठ कैसे बोल सकते बिल्कुल साहब बहुत दिलचस्प है। कैप्टन अजय यादव की बात होते होते भगवान श्री राम और उसके बाद हम चीन तक भी पहुंचे, लेकिन कैप्टन अजय यादव इस तरह की बातों को अगर कह रहे हैं और तो फिर गुटबाजी को लेकर के या अपनी कुर्सी को लेकर के या जो भी उसके पीछे के कारण है, कुछ तो रहा होगा ना जिस तरह की बातों को उन्होंने कहा। ये कौन आइडेंटिफाई करेगा? उसके ऊपर ये जवाब नहीं देंगे, उसके ऊपर अपने विचार है जिनके, आयुष जी ये उनके अपने विचार हो जाएंगे। व्यक्तिगत फिर इनका तो है कि ये तो व्यक्तिगत विचार है जी। आयुष जी देखिए, ये दोनों पार्टी कार्यशैली पे सवाल डिबेट का मुद्दा था। एक मिनट मैं जवाब दे दूं। आपने देखा कि पूरी डिबेट का जो मुद्दा था, दोनों राष्ट्रीय पार्टियां, खास करके जो हरियाणा के इनके संगठन है वो चलते राष्ट्रीय स्तर से हैं, और दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की सोच क्या, अभी हम बात कर रहे थे, ये केवल एक वर्ग के विरोधी नहीं है, ये तो केवल सत्ता के लोभी हैं, सभी वर्गों के विरोधी। अभी प्रवीण अत्रे जी ने पूरी